नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक जिस सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया था उसकी शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि इस लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान बसों समेत सभी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी हुई है। साथ ही बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन कर रही है। लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन सबके लिए टाइम फिक्स किया गया है। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 बजे से 5 बजे तक चल सकते हैं, तो किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त मिली है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट मिलती रहेगी। लॉकडाउन के दौरान माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगी है। साथ ही उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट भी खुली रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट होगी। महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश सरकार ने मजदूरों का पलायन रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने मजदूरों और कर्मचारियों की आवाजाही को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दिशा निर्देश के मुताबिक प्रत्येक उद्योग, निर्माण इकाई को अपने मजदूरों के लिए एक आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। इस आईडी कार्ड पर श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नंबर और शिफ्ट का समय अंकित होगा। साथ ही उनके लिए ट्रांजिट पास भी उपलब्ध कराना होगा। ये ट्रांजिट पास उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारंभ होने के समय से 1 घंटे पहले और शिफ्ट खत्म होने के 1 घंटे बाद तक वैध होगा। खास बात यह है कि ये पास केवल घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर हेतु जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर संभव हो तो श्रमिकों के लिए स्पेशल बस का संचालन किया जाए। पूरा का पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है। सिवाय खाली बसों के कुछ और नजर नहीं आता। जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां पैरों के निशान नहीं मिल रहे। ये सवाई माधोपुर का बस डिपो है, जहां से प्रदेश के हर हिस्से के लिए बसें चलती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगने की वजह से अब यहां से एक भी बस का संचालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर के बस डिपो से 80 बसें संचालित होती हैं, लेकिन अब सब की सब धूल फाक रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से अब आवागमन के साधनों पर भी पूरी तरह से इसका असर पड़ा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त जिला मुख्यालय के रोडवेज डिपो पर खड़े हुए हैं, जहां पर रोडवेज के पहिए भी पूरी तरह से थम गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार रोडवेज पर भी इसका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एक जिले से दूसरे जिले के लिए अथवा किसी भी मार्ग पर रोडवेज का संचालन फिलहाल नहीं होगा। अजमेर में भी प्रदेश में लगे सख्त लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है। इस लॉकडाउन के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार ने 24 मई तक रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों की आवाजाही रुक सके। हालांकि प्रदेश सरकार ने अजमेर से हरिद्वार के लिए स्पेशल बस सेवा को जारी रखने का फैसला किया है, जिसमें यात्रा के लिए यात्री को ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद रोडवेज प्रशासन की ओर से उन्हें यात्रा के बारे में सूचित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके चलते पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी है कि 31 मई तक शादी समारोह टाल दिए गए हैं। इसके अलावा
रोडवेज की बसों को भी बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के रोडवेज के ही कार्मिक यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण के सिलसिले को रोकने की कोशिश के तहत लगाए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन श्रीगंगानगर में भी लोग घरों में बंद रहे। दूसरे शहरों की तरह श्रीगंगानगर में भी सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। साथ ही यहां भी 31 मई तक के लिए विवाह समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 5 बजे से 24 तारीख तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस सख्त लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का पूरी तरह से बंद हो जाना, 31 मई तक के लिए सार्वजनिक विवाह समारोह के स्थगन के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अनावश्यक घूम रहे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी किया जा रहा है। भले ही प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, लेकिन भरतपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों ने लॉकडाउन की पाबंदियों को ताक पर रख दिया है। ये तस्वीरें भरतपुर के सब्जी मंडी और बाजार की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आम दिनों की तरह ही भीड़ नजर आ रही है। परचून की दुकान पर भीड़ ऐसी लगी है कि मानो 5 साल का सामान आज ही खरीद लेंगे। सब्जी मंडी का भी यही हाल है। लोग यहाँ भी ना तो नियम मान रहे हैं और ना ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। भरतपुर के बाजार में लॉकडाउन का असर ना के बराबर देखने को मिला। हालांकि यहाँ के केंद्रीय बस स्टैंड पर लॉकडाउन का असर जरूर देखने को मिला। केंद्रीय बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा था। बसों का संचालन नहीं होने की वजह से यहाँ एक भी यात्री नहीं पहुंचे थे। भरतपुर में लॉकडाउन का असर सिर्फ निजी आवागमन पर देखा जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा बसों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बाजार में वही पहले जैसी चहलकदमी दिखाई दे रही है। लोगों को आना जाना लगा हुआ है। प्रशासन भी काफ़ी कड़ी मशक्कत कर रहा है, बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोकने की प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग हैं वो बहाने लगा करके बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। लोग अपनी लापरवाही से लॉकडाउन के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये रिक्शा जा रहा है, इसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग की कहाँ पालना हो रही है। एक ही रिक्शे में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग हैं लापरवाह नज़र आ रहे हैं। बाजार में चहलकदमी लगी हुई है। लोगों को लग रहा है कि जाने बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, सामान को इकट्ठा कर लेना चाहिए। लोग परचूने की दुकानों पर देखा जा रहा है बड़ी तादाद में भीड़ है। चाहे सब्जी मंडी में देखो आप, सब्जी मंडी में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। चीन से आयातित प्लांट से अब चूरू जिले के कोविड डेडिकेटेड राजकीय भारतीय अस्पताल के मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। इस ऑक्सीजन प्लांट को खरीदने के लिए जरूरी आदेश दे दिए गए हैं। अब बस राज्य सरकार और जिला प्रशासन से स्वीकृति का इंतजार है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने कहा है कि 1 सप्ताह में प्लांट के उपकरण चूरू पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 100 सिलेंडर ऑक्सीजन रोजाना की क्षमता वाले इस प्लांट को खरीदने के लिए गौरी शंकर निर्मला मंडावेवाला फाउंडेशन ने 66 लाख का फंड जुटाया था। शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन के द्वारा हमने प्रशासन को लिखा है कि 67 लाख की लागत से हम ऑक्सीजन संयंत्र लगाना चाहते हैं। उसकी अनुमति मिलते ही हम इसी सप्ताह उस काम को प्रारंभ कर देंगे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा को 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। चूरू विधायक राजेंद्र राठौर की प्रेरणा से एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल मंडावेवाला और पराक्रम राठौर की ओर से 8,45,000 की लागत से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्रय किए गए हैं। इस मौके पर राठौर ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरण हैं, जिनसे गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। चूरू के भरतिया चिकित्सालय पर बढ़ते हुए दबाव और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ईओ जयपुर के द्वारा आज 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
विदेश से मंगाकर प्रशासन को भेंट किए गए हैं। 8,71,000 की लागत से आज वो प्रशासन को भेंट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चित्तौड़गढ़ में भी 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। एडवांस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के आधार पर यहां टीकाकरण शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, पहले दिन उन्हें ही टीका लगाया गया। इस नियम को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। साथ ही ये भी कहा गया था कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लिहाजा वही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर आए जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था। बाकी लोग बेवजह भीड़ न लगाए। लगानी चाहिए, यूँ डरना नहीं चाहिए कि कुछ हो जाएगा। आपके उसके लिए ही है, सेफ्टी के लिए, तो फिर जाना चाहिए। अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। ये किसी न किसी प्रकार से हमें बचाता ही है कोरोना से। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने 18 से 44 वर्ष के लिए भी सोचा और वैक्सीनेशन शुरू किया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में बिना काम घूमने वाले लोगों को सबक सिखाने और उनकी जांच के लिए बनाए क्वारंटीन सेंटर दिखावे का सेंटर बनकर रह गया। अलग अलग विभागों में उलझे इस क्वारंटीन सेंटर का नाम कागजों में तो खूब चला, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने में इससे कोई मदद नहीं मिली। दरअसल इस सेंटर का मकसद जो था वो पूरा ही नहीं हो पाया। पुलिस सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को यहाँ पहुँचा देती और उसका काम खत्म हो जाता। पुलिस जिन्हें इस सेंटर पर छोड़कर जाती, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज देते और उसके बाद ना तो इन्हें कोई देखने वाला था ना रोकने वाला। यहाँ आए लोगों का मन हुआ तो वो यहाँ रुकते या फिर यहाँ से निकल जाते। 11 बजे के बाद जो भी घूमते बाजार में घूमते मिलते उनको लेकर आते हैं, जिसको क्वारंटाइन किए जाते हैं किया जा रहा है। जिस दिन जितने लाते हैं तो उनको 24 घंटे यहाँ रखते हैं और उनकी कोरोना टेस्टिंग करवाते हैं और मुश्किलें भरवाते हैं। जो मुश्किलें कोतवाल से आते हैं वो भर कर ले जाते हैं। दरअसल बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी इस क्वारंटीन सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी और सूत्रों की माने तो इसी वजह से ये सेंटर महज दिखावे का सेंटर बनकर रह गया। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दी गई है। राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में 2 दिन पहले से ही 9 दिनों के लिए पूर्व लॉकडाउन लगाया गया था। हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा के तहत 17 मई तक सख्त पाबंदियां लागू है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर के मिजोरम में 7 दिनों पहले ही पूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाते हुए सख्ती भी बढ़ा दी। यहाँ लॉकडाउन में मेट्रो सेवाएं बंद हैं, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर विवाह समारोह के आयोजनों पर भी रोक है। बात यूपी की करें तो यहाँ पर 17 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया गया है। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां मोबाइल चोरी के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी दिन दहाड़े एक आदमी के हाथ से उसका फोन छीनकर भाग रहा था, लेकिन वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद तो लोगों ने उस पर जमकर हाथ साफ कर दिया। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बेपरवाह लोगों ने कानून की भी परवाह नहीं की और आरोपी को सड़क पर ही सबक सिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने विरोध की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे किसी की भी नहीं चली। इस दौरान भीड़ ने उससे बीच सड़क पर उठा बैठक लगवाई। मुंबई के करीब बदलापुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नगरपालिका के कर्मचारी एक दुकान से जबरदस्ती सामान उठाकर ले गए। बताया गया कि नगरपालिका की एक टीम कोरोना को देखते हुए गश्त पर निकली थी और इसी दौरान कुछ कर्मचारी इस स्टोर में भी जांच के लिए अंदर पहुंचे। इस टीम में कुछ पुलिस वाले भी शामिल दिखे। इस टीम के अंदर घुसते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन लोगों ने घुसने के साथ ही स्टोर को खाली करना शुरू कर दिया।
जल्द ही वहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ स्टोर का स्टाफ भी बाहर निकल गया। स्टाफ के निकलने के बाद छापेमारी करने पहुंची इस टीम ने वहां रखे सामान पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। टीम में शामिल एक आदमी वहां रखा सामान उठाकर बाहर जाता दिखा। उसके पीछे एक दूसरे कर्मचारी ने भी अंदर रखा सामान बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान वर्दी में नजर आ रहे लोग उनका पूरा साथ देते दिखे। एक एक कर इन लोगों ने दुकान से काफी सामान उठा लिया और वहां से निकल गए। यूपी के हरदोई के अतरौली थाना इलाके में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। काशीपुर बहेरिया में विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक महिला समेत उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। इस बीच पड़ोस में रहने वाली दूसरी महिला आई और कोरोना होने की बात कहते हुए दरवाजे के पास थूक कर चली गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। हमारी टीम ने पुलिस अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। यूपी के शामली में एक कार भीषण हादसे की शिकार हो गई और ये हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। हादसे की तस्वीरें डराने वाली है। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने कार से देहरादून से दिल्ली जा रहा था, लेकिन अचानक कार बेकाबू होकर होटल में घुस गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कार के परखच्चे उड़े उससे शायद ही ये लगे कि कार सवार लोगों में किसी की जान बची हो। देखिए, ये कार सड़क पर दौड़ती दिखाई दे रही है और फिर अचानक कार डिवाइडर से टकराकर होटल में जा घुसी। हादसे की आवाज सुनकर लोग बाहर आए और कार सवार लोगों को निकाला और फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। ये कार इधर से आती इतनी स्पीड पे थी ये कार, ये कंट्रोल नहीं हो पाई और उसमें पूरी फैमिली थी। ये सीधे जाके तो शटर बंद था, ऐसे अंदर घुस जाती, मतलब शटर को तोड़ते हुए। हाँ। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें तो पूरी फैमिली थी, बच्चे भी थे और बीबी वाइफ सब थे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? ये उत्तराखंड का नंबर है गाड़ी का। हाँ। देहरादून नंबर है। अच्छा। शामली के कांधला थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिससे वहां जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल बॉर्डर के पास रहस्यमय तरीके से करीब 100 कौवों की मौत की घटना सामने आई है। इससे आसपास के गांवों में लोग दहशत में आ गए हैं। इस इलाके में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया गया है कि 5G के ट्रायल से चिड़ियों की मौत हो रही है। गाँव वालों ने इसे कौवों की मौत से जोड़ दिया है। बड़ी तादाद में कौवे की मौत की खबर मिलने पर वन विभाग भी हरकत में आया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मौत की वजह ढूंढने में जुट गए। कुछ कौवों के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। डीएफओ ने भी करीब 55 मरे हुए कौवे मिलने की पुष्टि की है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन कौवों की मौत किस वजह से। वहाँ पे प्राइमा फेसाई देखने से अभी उनका कोई कारण पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कौवों के बॉडीज पे कोई स्कैब्स या कोई वुंड्स जो होते हैं, जो नॉर्मली किसी बीमारी के उस पर एक फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट होता है, वो भी हमें कुछ इस टाइप का नहीं दिखा है और ना ही कोई घाव या इस टाइप से दिखने की वजह से इस करके अभी बिना इनके पोस्टमार्टम और बिना वेटरनरी डिपार्टमेंट और उनके डॉक्टर्स का जब तक एनालिसिस पूरा नहीं आ जाता तब तक के लिए इसकी कहना कुछ भी अभी बहुत ही जल्दी होगा। कोरोना की दूसरी लहर से इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबानों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इंसान बीमारी से बच रहा है तो सड़क पर बेजुबान भूखे हैं। हालांकि नैनीताल में कुछ डॉग लवर आगे आए हैं। अब रितेश को ही देख लीजिए। नैनीताल के रहने वाले रितेश की सुबह सड़क के इन बेजुबानों के साथ शुरू होती है। कर्फ्यू के बंद बाजार में भूखे स्ट्रीट डॉग्स के लिए रितेश रोजाना ब्रेड और दूध लाते हैं। उसके बाद इनको जगह जगह पर जाकर खाना खिलाते हैं। रितेश के इस मुहिम में उनके साथी भी उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे भूख जैसे सबको लगती है, हमें भी लगती है, तो इनके लिए थोड़ा खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हमने कोशिश करी कि जितना भी हमसे बन पड़ता है इनके खाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोग भूखे ना मरे। और भूख के कारण फिर थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो जिससे और लोगों की शिकायत भी रहती है। तो कोशिश ये है कि इनको जैसे तैसे करके इनको भोजन की मुहैया कराया जाए। नैनीताल में स्ट्रीट डॉग होटलों और रेस्टोरेंट के खाने पर निर्भर है, लेकिन 23 अप्रैल से बंद होते होटल और रेस्टोरेंट ने इन्हें भूखे छोड़ दिया है और खाना ना मिलने से स्ट्रीट डॉग्स ने लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया है।
इनके लिए बिल्कुल भी कुछ की सुविधा नहीं हो पा रही है सर, क्योंकि इस बार जो है ये सारे रेस्टोरेंट होटल यहाँ के सब बंद हो गए हैं और ये जो मेन डिपेंड है वो इन्हीं से है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए भी मुहैया करवाया जाए। सरकार कहे अगर इनको एक टाइम का भी खाना अगर मिलता है तो शायद बच जाए सर। बहरहाल रितेश सागर समेत इन डॉग्स लवर की मुहिम से न सिर्फ इन कुत्तों को हमलावर होने से बचाया जा रहा है, बल्कि इन बेजुबानों को भूख से भी बचाया जा रहा है। चलिए और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अफगानिस्तान की राजधानी में एक गर्ल्स स्कूल में हुई भीषण बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। काबुल के गृह मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में अधिकतर 11 से 15 साल की लड़कियां हैं। काबुल पर हुए इस हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और भारत इस हमले की कड़ी निंदा भी करता है। शनिवार को एक के बाद एक धमाके राजधानी काबुल के पश्चिम में स्थित शिया बहुल इलाके में हुए हैं। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और घटना की निंदा की है। बताया जा रहा है कि पहला धमाका विस्फोटकों से लदी गाड़ी में हुआ और उसके बाद 2 और धमाके हुए। इन हमलों में पश्चिमी दश्ते-बर्ती इलाके के हाजरा समुदाय को निशाना बनाया गया, जहां ये धमाके किए गए। वहां अधिकांश हाजरा शिया मुसलमान हैं। ये इलाका अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों के लिए कुख्यात है और इन हमलों की जिम्मेदारी अक्सर देश के सक्रिय इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन लेते हैं। शनिवार को हुए धमाकों की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पाबंदियां खत्म होने का जश्न मना रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बेल्जियम में करीब 7 महीने के लंबे कर्फ्यू के बाद रेस्टोरेंट, बार और कैफे एक बार फिर देर रात तक लोगों के लिए खोले गए, जिसके बाद तो सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और जश्न मनाने लगी। जश्न के दौरान हालात ऐसे हो गए कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस भेजनी पड़ी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो मस्ती में झूम रहे लोग पुलिस से ही भिड़ गए। देखते ही देखते वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों ने पुलिस वालों पर बोतलें और फर्नीचर भी फेंके। आखिरकार पुलिस सख्ती बरतने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ पर पानी की बौछार की, तब जाकर इन लोगों को वहां से हटाया जा सका। इससे पहले वहां के मेयर खुद सड़कों पर उतरे और लोगों से नियमों की पालना करने की अपील की। इस दौरान वो लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करते दिखे, लेकिन जश्न में डूबे लोगों पर उनकी किसी अपील का कोई असर नहीं हुआ। हालात ऐसे हो गए कि बाद में पुलिस को ही मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।